Now we will start with one more energy source, and which is bioenergy. In case of bioenergy, what we do, we collect. In case of bioenergy, the energy obtained from biomass of plants. Biomass of plants मीन्स यानी कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनसे जो मटेरियल मिलता है हमें, ठीक है, एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायो एनर्जी। ठीक है, जो प्लांट्स हैं आपके पास, ये जो एनिमल्स का वेस्ट है, उन चीज़ों से मिलके क्या बनता है, बायोमास, और उसी को हम यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। Biomass is a renewable source of energy because it is obtained from plants or animals which are produced again and again। मतलब अगर आप ट्रीज से, प्लांट से बायोमास ले रहे हैं और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप प्लांट को दोबारा लगा भी रहे हैं, प्लांट्स भी लगा रहे हैं, एनिमल्स हैं आपके पास, तो वो कंटिन्यूसली काउ डंक वगैरह और वो सब जो होता है वो आपको देते ही रहते हैं रूटीन में, तो वो क्या है आपके पास, इसीलिए ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये कोल की तरह नहीं है, फ्यूल की तरह नहीं है कि भाई आपने एक बार बर्न कर दिया एंड इट वैनिशेस, जो स्मोक बनेगा उससे तो दोबारा आप एनर्जी नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या है कि वो कंटिन्यूसली आपको सप्लाई होते रहता है। द वेस्ट मटीरियल ऑफ लिविंग थिंग्स एंड डेड पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोमास। यानी प्लांट्स का जो आपके पास डेड पार्ट हो गया, पत्ते वत्ते ये सब, ठीक है, जिनको आप बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोमास इंक्लूड कैटल डंक, जो गाय भैंस उन सब का जो हमारे पास डंक होता है, जिसको हिंदी में गोबर भी कहते हैं। वुड, जो लकड़ियाँ होगी। सीवेज, जिसको आप डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेती के एग्रीकल्चर करते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जिनको बाद में हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो उनको भी बायोमास की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू मतलब जैसे ऐसे कुछ चीज़ें होगी हमारे पास जिनमें से हमने बीज है, ग्रेन्स है, वो निकाल लिया है, उसके बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं क्रॉप वेस्ट। लाइक बैगीज इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शुगर केन, जो गन्ने को, गन्ने से रस निकालने के बाद जो बचती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, खोई। जो दोज हु बिलोंग टू विलेज उनको पता रहेगा कि ये क्या बोलते हैं उसको, खोई। और गन्ना, फ्रॉम विच जूस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, गन्ने जो शुगर केन होता है उससे आपने रस निकाल लिया, उससे आपको गुड़ बनाना है, शुगर बनानी है, जो भी बनाना है, उसके बाद जो खोई आपके पास बचती है उसको हम बायोमास की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा सोर्स है वो बायोमास का। बायोमास इज अ कार्बन कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक है शुगर केन और ये सब प्लांट भी आपके क्या है, कार्बन के वो बने हुए हैं, तो वो सब क्या है हमारे पास, कार्बन कंपाउंड्स हैं। एंड इट इज ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सबसे पुराना सोर्स है ये हीट एनर्जी का, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको पहले से यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड को जलाना, ठीक है, कुकिंग के लिए गांव में, ठीक है, और ये हीटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बायोमास जो है काफ़ी पुराना सोर्स है हीटिंग पर्पस के लिए। अभी भी आप देखते हैं कि जब ठंड वंड का सीजन रहता है तो वहाँ पे आग को ऐसे तापने के लिए भी यूज़ करते हैं वुड वगैरह को और इन सब चीज़ों को। देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं बायोमास को फ्यूल की तरह यूज़ करने के। वन इज़ टू बर्न द ड्राई बायोमास, जो ड्राई बायोमास है आप उसको डायरेक्टली जला लो और उसे आप क्या कर सकते हो, हीट की तरह यूज़ कर लो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपका, वो सर्दियों में जो सड़क के किनारे गरीब लोग बैठे होते हैं हाथ सेकने के लिए, उस तरह के लिए जो यूज़ करते हैं। कैटल डंक, गांव में आपने देखा होगा कि जो काउ डंक होता है उससे उपले बनाते हैं और फिर उनको दूध गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वुड, वुड को भी खाना बनाने के लिए, इस तरीके के पर्पस के लिए गांव में पहले यूज़ करते थे, आजकल तो कम करते हैं, टू प्रोड्यूस हीट। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आपने उनको जलाया और आपने उससे हीट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, अनदर मेथड इज टू कन्वर्ट द बायोमास इनटू मोर यूजफुल फ्यूल्स। क्या अगर आपने उनको मोर यूजफुल फ्यूल में आपने ले लिया उसको, ऐसे वाला फ्यूल को जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कंटेनर के अंदर फिल कर सकते हो, उस तरीके से। एंड देन यूज दीज फ्यूल्स फॉर हीटिंग पर्पस। वहाँ पे आप डायरेक्टली सिर्फ हीट ले रहे थे उनसे सीधा जला के, अब क्या कर रहे हैं कि उसको एक यूजफुल फॉर्म में आपने स्टोर कर लिया है और फिर उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले केस में डिसएडवांटेज क्या था कि जब आप उनको जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तभी आप उसको बस हीट को यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। बायोगैस देखते क्या होते हैं।
The decomposition which takes place in absence of oxygen is called anaerobic degradation. ये आपको पता है कि जैसे बायो में पढ़ते हैं आप एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसी तरह का टर्म है यहाँ पे अनएरोबिक डिग्रेडेशन। यानी कि जब बायोमास जो है आपके पास, उसने आपने क्या कर दिया, उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया है आपने, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनको और फिर वो अनएरोबिक डिग्रेडेशन हो जाता है उसका। एयर की एब्सेंस में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोल देते हैं अनएरोबिक डिग्रेडेशन। अनएरोबिक डिग्रेडेशन इज कैरिड आउट बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया। वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और उन बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास क्या होता है, अनएरोबिक डिग्रेडेशन हो जाता है उस बायोमास का। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, अब जब ये आपके पास, आपको पता है कि ये कार्बन के कंपाउंड है सारे, चाहे आपके पास काउ डंग हो गया और जो प्लांट्स का वेस्ट होता है या एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, शुगर का वो खोई वगैरह जो होती है आपके पास, तो इनके अंदर जो गैसेस बनती हैं जब ये डिग्रेड होते हैं, तो जो गैसेस होती हैं उनमें होती है मीथेन, मेनली मीथेन रहती है, ठीक है, स्टार बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको पता है H2S, H2CO2 और ये आपके पास CH4, और जो मेजर कंटेंट है वो है मीथेन। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। ये गैसेस भी होती हैं बट इनका परसेंटेज क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, मीथेन का परसेंटेज हमारे पास ज़्यादा रहता है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय अनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल डंक। मैंने आपको बताया पहले कि जो आपके पास गाय का, भैंस का जो काउ डंक होता है, गोबर होता है, उसको जब अनएरोबिक डिग्रेडेशन होगा तो उससे आपकी बायोगैस बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसको आप क्या करते हैं, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, स्लरी बनाएंगे और फिर थोड़ा वेट करते हैं, तब उससे गैस बनती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बायोगैस हमने बात की है, जिस फ्यूल के बारे में, बायोमास के बारे में, बायोगैस के बारे में, तो इससे एनर्जी हार्नेस करने के लिए हमें प्लांट बनाना पड़ता है। जैसे प्रीवियसली हम देख चुके हैं और के अंदर कि भाई विंड एनर्जी की हार्नेसिंग के लिए भी विंड फार्म बनाना पड़ता है, हाइडल पावर के लिए भी आपको हाइडल पावर प्लांट बनाना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, ओशन थर्मल एनर्जी के लिए, हर टाइप की एनर्जी के लिए। तो बायोगैस के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट। बायोगैस इज प्रिपेयर्ड बाय अनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इन बायोगैस प्लांट। ये जो अनएरोबिक डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है आपका, ये बायोगैस प्लांट के अंदर होता है। और बायोगैस प्लांट जो है हमारे पास, वो दो टाइप के हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप, यानी कि आपने एक हम डाइजेस्टर बनाएंगे और उस डाइजेस्टर के ऊपर जो गैस होल्डर होगा वो फ्लोट करता रहेगा, उसके ऊपर मूव करता रह सकता है वो, ठीक है। और दूसरा होता है फिक्स डोम टाइप, यानी कि एक ऐसे सा, इस तरह का एक डोम सा बना देंगे हम, ये क्या होगा, फिक्स होगा, ये मूव नहीं करेगा। दूसरे वाले में ऐसे एक कह दो कि आप जैसे बर्तन रख देते हैं आप उल्टा करके, ऐसे ये मूव कर सकता है इधर इधर उधर, ठीक है। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस इन बोथ प्लांट्स इज सेम। जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो दोनों के लिए सेम है, वही काउ डंग, खोई और पत्ते वत्ते, ये सब जो होता है हमारे पास। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैटल ड्यूरिंग कैटल एंड वाटर। जो कैटल का डंग वगैरह होता है उस सब को हम बात करते हैं, कैटल्स का मिक्सचर ऑफ, ये कैटल डंग है, ड्यूरिंग नहीं है, ये कैटल डंग एंड वाटर, ठीक है, क्योंकि स्लरी जो बनेगी वो डंग के साथ पानी को मिक्स करके बनेगी। अब पहले हम स्टडी करते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, and after this we will come to fixed dome biogas plant. This biogas plant consists of a well shaped underground tank called digester। यानी कि एक कुएं के शेप का अंडरग्राउंड टैंक होता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। डाइजेस्टर इसलिए बोलते हैं बेसिकली कि यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस डंक को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर जिससे कि अनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है और आपकी गैस बनती है, विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो किससे बनता है ये बनता है ब्रिक्स, ईंटों का बनता है। अ ड्रम शेप्ड गैस होल्डर
मेड ऑफ स्टील फ्लोट्स इन इन्वर्टेड पोजिशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बर्तन है आपके पास, खाली बर्तन है, उसको उल्टा करके आपने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, और वो इसके ऊपर स्लरी के ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। इन्वर्टेड पोजिशन ओवर द डंक स्लरी इन द डाइजेस्टर टैंक। ये जो ऊपर आपने डाइजेस्टर टैंक की बात की है, इसके अंदर उल्टा करके उसको डाल देंगे, और बेसिकली इसका पर्पज है कि जो गैस बनेगी उसको कलेक्ट करना। Since the gas holder floats over the dunk slurry, so the biogas plant is called floating gas holder type biogas plant। मतलब ये जो फ्लोटिंग आपके पास आपने कंटेनर डाला है इसके अंदर, इसी वजह से इसका नाम इस तरह का है, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। The gas holder can move up and down and its movement is controlled by the control pipe। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कंट्रोल पाइप होता है, और उस कंट्रोल पाइप से इसकी पोजीशन जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे उसको पोजीशन करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो बन रही है उसको कलेक्ट करे। देयर इज a गैस आउटलेट एट द टॉप ऑफ द गैस होल्डर टैंक हैविंग अ वाल्व। इस कंटेनर के अंदर, जिसको हम फ्लोटिंग होल्डर बोल रहे हैं, इसके अंदर ना एक ऐसे जैसे विसल होती है ना, कुकर के अंदर वाल्व होती है कि भाई जब अंदर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो क्या करे, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये गैस को निकाल दे, गैस को निकाल देगा वहाँ से, तो उसे हम बोलते हैं गैस आउटलेट। क्योंकि भाई जो डाइजेस्ट के अंदर जो गैस बनेगी, इसके अंदर जो गैस स्टोर होगी, तो उसकी एक लिमिट है ना, कितनी गैस को ये रख सकता है अपने अंदर, उसके बाद तो गैस को इसे निकालना ही पड़ेगा। तो गैस जो निकलती है आपकी, वो इस गैस आउटलेट से निकलती है। A partition wall divides the digester tank in two parts। जो आपने अंडरग्राउंड वेल बनाया है, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर, तो उसके अंदर ना दो पार्ट बने होते हैं। उन दो पार्ट में देखते हैं क्या क्या होता है। ऑन द लेफ्ट ऑफ द डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एक इनलेट पाइप होता है, और ये इनलेट पाइप आपका बना होता है सीमेंट का। और इनलेट का मतलब क्या है यहाँ से, कि जो डंक के साथ वाटर को मिक्स करके आप स्लरी बनाएंगे, वो स्लरी डाइजेस्टर तक लेके जाने वाला जो पाइप है वो यही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इनलेट पाइप। द इनलेट इज कनेक्टेड टू अ मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक मतलब वो वाला टैंक जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो काउ डंक को, सॉरी कैटल डंक को, या फिर आप क्या कह सकते हो, वाटर, दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसको एक थिन सी स्लरी बना रहे हो आप, और फिर आप उसको लेके आ रहे हो अपने टैंक के या डाइजेस्टर के अंदर। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डाइजेस्टर टैंक इज एन आउटलेट पाइप। वहां पे क्या होगा, आपके पास एक आउटलेट पाइप होगा, ये भी किसका बना हुआ है, सीमेंट का, विच इज कनेक्टेड टू एन ओवरफ्लो टैंक। ये जो आउटलेट पाइप है ये किससे कनेक्टेड है, ओवरफ्लो टैंक से। यानी कि अगर इनलेट पाइप से ज़्यादा स्लरी आ गई है हमारे पास, तो यहाँ से स्लरी किस में चली जाएगी, जो ओवरफ्लो टैंक है उसके अंदर चली जाएगी स्लरी, ठीक है, ये इसका काम हो गया। द इनलेट पाइप इज फॉर फीडिंग द फ्रेश डंक स्लरी। फ्रेश का मतलब जो अभी आपने बनाई है और उसमें से गैस नहीं निकली है, अभी गैस उसमें से निकलनी है, तो उसको यहाँ पे फ्रेश बोल रहे हैं। into the digester tank, whereas the outlet pipe is for removing the spent dunk after the extraction of biogas। जो आउटलेट वाला पाइप है वो आपके पास दो काम करता है, एक तो जब अगर ओवरफ्लो हो गया है गलती से उसके लिए, और दूसरा है कि जब आपकी जो स्लरी आपने डाली थी डाइजेस्टर के अंदर, एक टाइम के बाद क्या होगा, उसमें से सारी गैस निकल जाएगी और सिर्फ आपके पास बचेगा वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल आपका जाके उस ओवरफ्लो टैंक में चला जाएगा, जो आउटलेट पाइप है उसके हेल्प से। आउटलेट पाइप आपका क्या करेगा, वहां पे स्टोर कर देगा वेस्ट मटेरियल को, कि भाई इसमें से गैस निकल चुकी है, अब इसको आप एज ए मैन्योर या जैसे भी आप यूज करना चाहें उसको अपने फार्म्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। कैटल डंक एंड वाटर आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाते हैं किसके लिए, स्लरी बनाने के लिए। दिस स्लरी ऑफ डंक एंड वाटर is fed into digester tank through the inlet pipe. The dunk undergoes anaerobic degradation in the presence of water with the gradual evolution of biogas। कंटिन्यूसली इसमें से आपकी बायोगैस निकलती रहेगी, और जो आपका फ्लोटिंग आपने वो रखा हुआ है ऊपर टैंक, उसके अंदर स्टोर होती रहेगी। ये है वो फ्लोटिंग टैंक आपके पास, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे वो वाल्व है जिससे कि गैस आप ले सकते हो बाहर,
As more and more biogas collect in gas holder, the pressure of gas in it increases. भाई जब यहाँ से गैस बन बन के इसके अंदर स्टोर होती रहेगी तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा. As the spent slurry goes out, more fresh dung slurry is added to the digester tank on the daily basis. डेली आप इसमें नई स्लरी डालते रहो और गैस बन बन के इसमें स्टोर होती रहेगी. ये वो डिवीजन है जिसकी हमने बात की थी कि ये पूरा क्या है, डाइजेस्टर है ये वाला, और इस डाइजेस्टर को ये वाली वॉल है जो दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है. फिर ये स्लरी आपकी इधर भी जा सकती है आउटलेट होकर, फिर ये यहाँ से बाहर जाता रहेगा. ठीक है, ये स्लरी ऑफ कैटल डंक है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मिक्सिंग करी आपने और मिक्सिंग करके ये सीमेंट का पाइप लगाया, यहाँ चली गई. ये आपका इनलेट पाइप हो गया. डंक एंड वाटर मिक्सचर ये यहाँ पे आ गया. अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है आपका ये, जिसके बारे में हमने सारी बात की. ये फ्लोटिंग गैस होल्डर है ये पूरा, ये जो ऐसे स्टील का दिख रहा है आपको, ये मेटल का. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे गैस की वॉल्व है. ये आउटलेट है कि यहाँ से जो आउटलेट होके आएगा वो यहाँ पे इस ओवरफ्लो टैंक में स्टोर हो जाएगा. और ये जो ओवरफ्लो टैंक है आपके पास, इसी के अंदर जो स्पेंट स्लरी है वो आएगी. ये आउटलेट पाइप है, ये पार्टीशन वॉल्व है, ये सपोर्ट फॉर पाइप है कि ये जो पाइप है ना इसकी ये विथस्टैंड रहे इसके ऊपर, ये जब इसमें से फ्लो होगा तो ये ब्रेक ना हो. दिस इज अ फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट. अब हम बात करते हैं फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट की. अब देखो, फ्लोटिंग में और फिक्स्ड में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, स्लरी का बनना, वो सब उसी तरीके से है. ठीक है, बस जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो स्टोरेज का है कि जो गैस आपके पास बन रही है, बायोगैस जो बन रही है, उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं आप. इसके अंदर देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेल शेप्ड अंडरग्राउंड टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर, जैसा कि पहले भी था, विच इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड हैज अ डोम शेप्ड रूफ. ये रूफ है. ऑल्सो मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक. जो आपके पास बनेगा यहाँ पे वो एक डोम की शेप का बनेगा. ठीक है, और ब्रिक्स का ही बना होगा वो भी. द डोम ऑफ डाइजेस्टर टैंक एक्ट एज अ गैस होल्डर. इसका काम क्या है, गैस होल्डर. पहले क्या था, जो फ्लोटिंग गैस होल्डर था वो गैस को स्टोर कर रहा था, और अब ये जो डोम शेप आपने बनाया है अब ये स्टोर करेगा. स्टोरेज टैंक फॉर द बायोगैस. इन दिस केस द गैस होल्डर इज फिक्स्ड. यहाँ पे गैस होल्डर फिक्स है अब आपके पास. अब यहाँ पे कोई कंट्रोल पाइप नहीं है आपको उसको अप डाउन करने के लिए, ये फिक्स है, बना हुआ है. जैसे क्या होता है ना, मान लो कई बार घर की जो छत है हम वो ऐसे बना देते हैं, एक मतलब थोड़ा राउंड शेप की, ताकि वाटर ना उसके ऊपर स्टे करे, उस टाइप का. तो उसको ऐसे करके ये बन गई डोम शेप. बस फिक्स है ये, और ब्रिक्स की बनी हुई है. ठीक है, फिक्स्ड है और किससे बनी है, ब्रिक्स. फिक्स है मतलब ये ईंटों की बना दी, एक बार बना दी तो बस बात खत्म. देयर इज अ गैस आउटलेट एट द टॉप ऑफ द डोम हैविंग अ वॉल्व. वहाँ पे आपके पास क्या होगी, डोम के बाहर गैस का आउटलेट लगा होगा, वाल्व लगी होगी वहाँ पे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डाइजेस्टर टैंक इन अ स्लोपिंग इनलेट चैम्बर. स्लोपिंग इनलेट मतलब चैम्बर, एक स्लोप सा बना होगा डाउनवर्ड, जो इनलेट चैम्बर का काम करेगा, जहाँ पे कि स्लरी आपकी जाने वाली है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इज अ रेक्टेंगुलर आउटलेट चैम्बर. यहाँ पे जो आउटलेट चैम्बर है आपका वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर. वहाँ पे क्या था पहले वाले केस में कि सेम शेप के थे वो, बस बीच में एक डिवाइडर था उनके. यहाँ पे एक स्लोप टाइप का इनलेट होगा और रेक्टेंगुलर टाइप का आउटलेट चैम्बर होगा. द इनलेट चैम्बर इज कनेक्टेड टू मिक्सिंग टैंक, बिल्कुल पहले जैसा. वाइल, ये वाइल है, while the outlet chamber is connected to overflow tank. This is the same thing as in the previous one. This gas plant is unique as the digester tank and the gas holder are combined in one unit. डाइजेस्टर टैंक और गैस होल्डर क्या है, दोनों एक ही, बस समझ लो एक ही बिल्डिंग है, वो छोटी सी एक बिल्डिंग है जिसमें नीचे से ईंटों से बना हुआ है और ऊपर उसकी शेप आपने थोड़ी सी ऊपर उठा दी है, जैसे कि कोई बाउल होता है ना, कटोरी होती है, उसको उल्टा कर दिया, उस टाइप की शेप में. एंड नो सेपरेटेड स्टील ग्लास होल्डर इज रिक्वायर्ड. वहाँ पे एक सेपरेटेड वो स्टील गैस होल्डर था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है. कैटल डंक एंड वाटर आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड देन सेंड इनटू द मिक्सिंग टैंक, the dome being left free for the collection of biogas. The cattle dung undergoes degradation by anaerobic bacteria in the presence of water with gradual evolution of biogas. This biogas start collecting in the dome. Here you can see the major things are same but constructional differences here. यहाँ पे कुछ constructional differences हैं कि भाई जो fixed dome type
हमारा प्लांट है उसके अंदर कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस क्या क्या है. As more and more biogas collected in the dome, it exerts pressure on the slurry in the digester tank and force the spent slurry to go in the outflow tank. जो outflow tank है भाई, प्रेशर की वजह से क्या होगा, गैस जो है प्रेशर डालेगी आपके वेस्ट स्लरी के ऊपर और उसको पुश कर देगी बाहर ओवरफ्लो टैंक में. फ्रॉम द ओवरफ्लो टैंक द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड ग्रेजुअली. उसको आपको साथ साथ हटाना पड़ता है उसमें से, मतलब टाइम टू टाइम हटा दो, 3-4 आवर्स 6 आवर्स के बाद, या एक दिन में एक बार हटा दो. वी यूज कैटल डंक इन बायोगैस प्लांट बट ह्यूमन excreta कैन ऑल्सो बी एडेड अलॉन्ग विद द कैटल डंक इन द बायोगैस प्लांट. जो मतलब बस छोड़ो इसको, क्या आप समझ ही गए होंगे आप लोग. बायोगैस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन डोमेस्टिक सीवेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको भी एयर की एब्सेंस में डिग्रेड करा जा सकता है. ये है वो आपके पास फिक्स डोम. यहाँ पे ये क्या है कि ये जो गैस का आउटलेट है आपके पास, इसको ब्रिक से बनाते हैं. ऐसे कैसे बनाते हैं, ब्रिक्स की हेल्प से. आपको ऐसा ना लगे कि ये मेटल वगैरह का बना हुआ है. बाकी देख लो आपके पास ये डाइजेस्टर टैंक है, ये इसमें बेसिकली ये इस तरह का नहीं होता है, यहाँ पे ये वॉल्व नहीं होती है. ठीक है. द बायोगैस ऑब्टेन फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज कॉल्ड सीवेज गैस. तो ये जो डायग्राम है आपके पास, इसमें ये किसका क्या बना रहेगा, ये आपके पास ब्रिक्स का बना रहेगा. ये